जम्मू कश्मीर की ये नई सरकार 2009 से 2014 वाली नहीं है। 10 साल में न सिर्फ रियासत का भूगोल बदल गया बल्कि इतिहास में भी कई नए पन्ने जुड़ चुके हैं। उस सरकार के पास तमाम हुकूक थे, लद्दाख उसका हिस्सा था। आज जम्मू कश्मीर ही नहीं, लद्दाख भी अलग यूनियन टेरिटरी है। इसी से सरकार की हदूद भी तय होती है। एलजी के पास कई मायने में सीएम से ज्यादा पावर्स हैं। सीएम के तौर पर उमर न तो अपनी पसंद के अफसरों को तैनाती दे सकते हैं और न ही सुनने वाले अफसरों के तबादले कर पाएंगे। होम मिनिस्ट्री पर भी उनका कोई दखल नहीं रहेगा। उमर को एलजी के दस्तखत का इंतजार करना पड़ेगा। कई मामलों में तो उन पर इन्हिसार करना पड़ेगा। उन्होंने रियासत का दर्जा बहाल करने से लेकर मुफ्त बिजली और ख्वातीन को नकदी समेत कई ऐसे वादे किए हैं जिन्हें बिना मरकज की मदद के पूरा कर पाना मुश्किल है। उमर अब्दुल्ला के पिछले दौर में नेका की हिमायत करने वाली कांग्रेस मरकजी बरसरे इक्तदार थी। आज मरकज में उनकी सख्त मुखालिफ बीजेपी है, जिसके एजेंडे को चुनौती देकर उमर मैंडेट लेकर आए हैं। भाजपा ने आर्टिकल 370 और 35A खत्म करने की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा। उमर इसकी बहाली के वादे पर जीते। ऐसे में सरकार की राह उतनी आसान नहीं होने जा रही जितनी पिछली बार थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू के लोगों के हुकूक की अनदेखी का इल्जाम लगता रहा है। जम्मू रीजन में एनसी का जवाल इसका सबूत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 सीटों में से 42 सीटें जीती हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 7 सीटें ही जम्मू रीजन की हैं। जम्मू में भाजपा का दबदबा है। ऐसा लगता है कि उमर सरकार जम्मू को नजरअंदाज करने की तोहमत छुड़ाने के लिए ही पहले दिन से काम कर रही है। भाजपा रियासी सदर रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया। साथ ही जम्मू रीजन को 6 मेंबर वाली कैबिनेट में 3 मेंबरान के साथ आधी हिस्सेदारी दी है। कैबिनेट में 2 गैर मुस्लिम वजीरों को शामिल किया गया है। मायने साफ हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को सियासी तौर पर कोई मौका नहीं देना चाहती है। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर उमर ने इशारा कर दिया है कि सरकार का फोकस जम्मू पर बना रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर रमेश रैना जुड़ गए हैं। वहीं एनसी स्पोक पर्सन अब्दुल हामिद मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। हामिद साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पर लिया जा रहा है, खासकर उसके कामकाज और किए गए वादों को लेकर, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि अभी इस समय उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो भी बयान सामने आया है उसके मुताबिक और जिस तरह से एनसी अपने काम करने को लेकर अवाम के साथ जुड़ना चाह रही है, अवाम के मसलों को हल करना चाह रही है, उसमें क्या कुछ प्रायोरिटीज अब रहेंगी जो देखी जानी है? अलग है, मगर आपने जो अभी ये चलाया कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे एलजी से देना पड़ेगा, तो ट्रांसफरों के लिए ये करना पड़ेगा, तो मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि अगर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने बना दिए, पब्लिक ने पावर दे दिया इनसे, तो जो बीजेपी कोर में जिन्होंने कहा था स्टेट को हम वापस, मुझे लगता है कि टाइम आ गया उनको देना चाहिए उनको स्टूडेंट की रेस्पेक्ट, क्योंकि ये जो खबरें जो कियास पैदा किया जाता है, कल 1 बजे 11:30 हमने वोट 24 घंटे भी नहीं है, कियास पैदा किया जा रहा है डिफरेंट एजेंसी। जी बिल्कुल, ठीक है हामिद साहब। रमेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि लगातार अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आ गई है और जो जम्मू कश्मीर की आवाम की उम्मीदें हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, साथ ही जो भी मसले हैं उनको हल करने की भी उम्मीद लोगों की तरफ से लगाई जा रही है। ऐसे में क्या कुछ प्रायोरिटीज़ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो अब ज़रूरी है निभानी और जिनको चैलेंजिंग भी पार्टी के लिए बताया जा रहा है? देखिए, इससे पहले मैं इस बात पे कमेंट कर लूं, जब बात चली थी इलेक्शंस की, जब बात चली थी सरकार बनाने की, तो जो उमर साहब आजकल चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने बोला कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं आई डोंट वेट आउटसाइड एलजी's ऑफिस टू साइन द फाइल। ये उमर साहब का बयान था उस वक्त। लेकिन ऐसा हुआ कि उस वक्त ये हुआ कि जो पार्टी कैडर थे उन्होंने उसको मजबूर कर दिया कि आप इलेक्शन लड़िए। तो इसके चलते हुए जब हम देखते हैं प्रायोरिटीज क्या है उमर साहब के लिए और चैलेंजेस कितने हैं उमर साहब के लिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और एस्टैब्लिशिंग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आपको तो पता होगा कि जो इस पोल्स का नतीजा है, पोल्स का नतीजा 2 लाइंस पे आया है, एक तो रीजनल लाइंस पे आया है और दूसरी रिलीजियस फॉल्ट लाइंस उसमें आई है। और जम्मू ने
एक जो हिंदू एसेंशियली हिंदू डोमिनेटेड बेल्ट है उसने बीजेपी को प्रेफर कर दिया और जो नेशनल कांग्रेस की अलायंस है उन्होंने लगभग मुस्लिम्स को वोट दे दिया है। और ऐसे में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का होना कश्मीर में बहुत ही लाजमी है। और इसके चलते हुए जब हम आज के हालात देखते हैं तो जो एलजी के जब अमेंडमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की बात आ गई तो उसमें काफी बदलाव आए हैं। आज की डेट में एलजी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल पावर्स ज्यादा है बजाय चीफ मिनिस्टर के। जैसे ट्रांसफर ऑफ आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स एलजी कर सकता है, कंट्रोल ऑफ जेएंडके पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर वो एलजी के पास है, अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग एडवोकेट जनरल ये भी उनके पास है। और इसके चलते हुए आज की डेट में जब इनको कोई काम कराना है ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेट के लिए तो उस वक्त ये एक अहम मुद्दा सामने आता है। और जैसे ही इलेक्शन के नतीजे आ गए तो उमर साहब के बयान को हमें देखना होगा। सबसे पहले उन्होंने 3 बयान दे दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक उन्होंने दे दिया कि हमें अपने रिश्ते सुधारने होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, हमें अपने रिश्ते सुधारने होंगे एलजी साहब के ऑफिस के साथ और हमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड चाहिए। और तीसरा उन्होंने बहुत अहम स्टेटमेंट दे दिया कि आर्टिकल 370 जो है उस पे जो चुप्पी उन्होंने साधी वो देखने लायक है। लेकिन जिस वक्त हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 12 गारंटीज है। 12 गारंटीज में सबसे पहली गारंटी है एम्प्लॉयमेंट टू लोकल्स, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन उसमें 2-3 चीजें जो कंट्रोवर्सी देती हैं, जो चैलेंजेस देते हैं, जिसके चलते हुए जो हिंदू माइनॉरिटी है थोड़ा खौफ में आई है। जैसे उन्होंने सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसमें रखा था कि जो हमने 2000 में एक रेजोल्यूशन पास किया था जेएंडके लेजिस्लेचर में और जहां पर ये बताया गया था कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए। और अगर हम ग्रेटर ऑटोनॉमी का मतलब चाहते हैं तो ग्रेटर ऑटोनॉमी का मतलब है टू रिवर्स टू प्री 1953 पोजीशन, जिस वक्त रिलेशनशिप बिटवीन जेएंडके और इंडिया के साथ क्या था वो सब आपको पता, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा। और दूसरा उन्होंने ये बोला था कि हम जो है नामीकरण करेंगे, चेंज ऑफ नेम्स। जैसे उन्होंने शंकराचार्य को बोला था कि हम इसका नाम कोहिमारान रखेंगे और उसके चलते हुए उन्होंने ये भी बोला था कि हारी पर्वत का नाम हम तख्त सुलेमान शंकराचार्य का रखेंगे और हारी पर्वत का कोहिमारान रखेंगे। तो ऐसे में जो ये हिंदू लीगेसी है, जो हिंदू पास्ट जेएंडके का है, इसको इरेज करना, इसका इस्लामीकरण करना ये बहुत चिंता का विषय है। और इतना ही नहीं, और उन्होंने जो फारूक साहब ने जैसे अभी आए 2-3 दिन पहले बयान दे दिया कि कश्मीरी पंडितों को एक अपील कर दी कि आप वापस आए, तो एक आउटरीच टू कश्मीरी पंडित्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बहुत स्टेटमेंट है फारूक साहब का। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि फारूक साहब ने बोला कश्मीरी पंडितों को कि साहब आप वापस आए, तो उस वक्त हमें ये भी देखना है कि जो 11 दिसंबर 2023 को जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेके, एक लार्जर पार्ट ऑफ द जजमेंट ये है कि जो भी कश्मीरी पंडित्स है अगर उनके लिए एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का गठन होना, और वो एक लार्जर पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। तो इसके चलते हुए हमें ये सब चीजें देखनी होगी और हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और देखना चाहिए कि उमर साहब इन चैलेंजों को कैसे आगे चलते हैं और कैसे इन चीजों को हैंडल करते हैं, क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज है। आज की डेट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, ये वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है जो 2008 से 2014 उमर साहब के पास थी। इनके पास आजकल पावर्स कम है, इनके पास वो शक्ति नहीं है। हालांकि इनके पास लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी तो नहीं है, लेकिन जो इनका जो पावर्स है वो काफी कम है। उसको ये कैसे हैंडल करेंगे हमें ये देखना होगा। और इसके चलते हुए जो चैलेंजेस है उन चैलेंजेस को, और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि ये जम्मू हिंदू रीजन है जिसने लगभग नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और 29 सीटें बीजेपी को आई, उसको वो कैसे ट्रस्ट में ले लें और उनका ट्रस्ट कैसे जीते, कि ये बताते हुए कि साहब हम वी विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर, नॉट फॉर कश्मीर ओनली। और तीसरी बात है कि जो इसके हाथ से लद्दाख गया, आज की डेट में जम्मू कश्मीर लद्दाख नहीं है, आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये इसका साइज, जो ये स्टेट जिस जो पहले था 2019 से पहले था, वो स्टेट आज की डेट में नहीं है। तो इसके चलते हुए मुझे लगता है चैलेंजेस काफी है, और इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकती है प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये हमें थोड़ा वेट करना होगा और देखना होगा आगे चल के क्या हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है रमेश जी, इसका सीधा सीधा जवाब हामिद जी से ले लेते हैं। हामिद जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं, और जो भी सवाल मैनिफेस्टो को लेकर रमेश जी ने उठाए हैं, भेदभाव को लेकर, हिंदू माइनॉरिटी को लेकर, उसका भी जवाब रख सकते हैं। ये एक कार्ड है इनका, ये हर वक्त बात करते हैं। पहले इसकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इन्होंने कहा कि इस्लामीकरण, ये क्या होता है इस्लामीकरण? कि आप लोगों ने रोड्स के नाम चेंज नहीं किए, आपने मस्जिदों के नाम चेंज नहीं किए, आपने कितने नाम मुसलमानों के चेंज किए? तो हमने कभी कहा कि आपने हिंदूकरण किया? आप ये इस्लामीकरण करके क्या ये बात कर रहे हो? क्या आप पेश करना चाहते हो? क्या लोगों के जहन में डालना चाहते हो? ये डिवीजन आपके खून में, आप डिवीजन क्या करना चाहते हो वो आप कंटिन्यूअसली करते रहो, मगर हम करने नहीं देंगे। तो आप फिर जम्मू, हिंदू रीजन जम्मू, ये मुस्लिम रीजन जम्मू, आप हिंदू मुस्लिम में क्यों डिवाइड कर रहे हो जम्मू कश्मीर को? पहले आपने लद्दाख तोड़ दिया, यहाँ के पावर कटेल कर दिए, आप चाहते क्या हो मुझे पहले बता दीजिए। फिर अभी वहां 24 घंटे नहीं हुए, 24 घंटों में 3 मैसेजेस आपके लिए गई। पहली मैसेज ये है कि जम्मू को हमने बड़ी रिप्रेजेंटेशन दे दी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया, वहां से हमारा एक एमएलए जीता हुआ था, मगर हमने बता दिया कि आपको नहीं, हम यहाँ रिप्रेजेंटेशन देंगे। आप कियास पैदा करते हो लोगों में, हर वक्त इनके जहन में डिफरेंट चीजें डालते हो। क्या हमने कभी आपको कहा कि आप हिंदू करना चाहते हो यहाँ जम्मू कश्मीर है? आपने यहाँ रोड्स के नाम चेंज नहीं किए, आपने यहाँ किसी तकरीबन 5-6 जगहों का नाम चेंज नहीं किए। हमने कभी कहा आपने हिंदूकरण किया यहाँ? ये इस्लामीकरण की बात आप भूल जाइए। इस्लाम पर आप टारगेट मत कीजिए, आप हर वक्त रिलीजन पॉलिटिक्स मत कीजिए। आप डेवलपमेंट की बात कीजिए कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या किया है। बीजेपी के लोगों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया है, यहाँ के हार्टिकल्चर की बैकबोन तोड़ी है, यहाँ के बिजनेस खत्म किया है, यहाँ दरबार मुंह रोका है। आप जम्मू के खैर का कब से हो गए? आपने दरबार मुंह वहां रोक दिया। उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, 6 महीने चलता था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों से चलता था। वो कश्मीरी वहां जाते थे और वहां खरीदारी करते थे, आपने तो वो भी बंद किया। आपने उनके टोल प्लाजा लगा दिए, आपने वहां इंडस्ट्रियल सेक्टर को कमजोर करने के लिए बाहर के आदमी बुलाकर उनको इंडस्ट्रियल लैंड दे दी। आप बोलते कि आपने टैरिफ 10 गुना ज्यादा कर दिया। आप अब चाहते हो ये बोलना कि हम खैर का है जम्मू के लोगों को खुद पता है कि आप हमारे खैर का नहीं हो। तो बात रिप्रेजेंटेशन की आई, हमने रिप्रेजेंटेशन बराबर दी, और इस्लामीकरण की बात मत कीजिए। ये मजहबी रवादारी या जम्मू कश्मीर में चलती थी वो रहने दीजिए, इसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप ये कियास पैदा मत कीजिए। अभी 5 साल बाकी है, 5 साल के बाद बात करेंगे कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया क्या नहीं किया। अभी 24 घंटे हुए हैं, लोगों के दिमागों में कियास मत डालिए, रिफ्ट मत डालिए, डिवीजन मत डालिए, क्योंकि आप आए हो डिवीजन करने के लिए। हर वक्त वो किया ये किया, पुर्तु के लिए जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया वो बीजेपी वालों ने किया? कभी नहीं किया। क्या बीजेपी वालों के पास सरकार नहीं थी, वो नहीं बुला सकते थे आपको? फारूक साहब ने कल इस स्टेटमेंट में कहा कि आप आ जाइए, यू आर वेलकम्ड हियर, हम तहे दिल से आपका यहाँ स्वागत करेंगे। मगर आप सिर्फ कियास पैदा करने में माहिर हो। आपने इस कश्मीर को बर्बाद कर दिया, क्योंकि आप जहां बैठते हो वहां डिवीजन की बात करते हो, जहां बैठते हो वहां इस्लामीकरण और हिंदूकरण की बात करते हो, आप जहां बैठते हो वहां पाकिस्तान टेररिज्म की बात करते हो। आपने कभी भाईचारे को तरजीह दी ही नहीं। आप नहीं चाहते हो यहाँ हालात सुधरे, आप नहीं चाहते हो या जम्मू और कश्मीर के मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहे, आप नहीं चाहते हो ये चीजें। आप भाईचारा को तोड़ना चाहते हो, या आप कियास पैदा करना चाहते हो, या आप टफ क्यों डेमोक्रेसी पर अगर यकीन बीजेपी रखती है तो वर्डिक्ट लोगों ने दिया तो उस वर्डिक्ट की रेस्पेक्ट तो करे। अब तो वो लौटाए, खुद ही पार्लियामेंट की पटल पर कहा कि आपको स्टेटहुड देंगे। क्यों इंटरफेरेंस करते हैं, क्यों नहीं स्टेटहुड वापस देते? आप कहते हो एलजी के पास इतने पावर, एलजी के पास उतने पावर। क्या एलजी खुदा बन गया है जम्मू कश्मीर का? ये एलजी शासन और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, या लोकतंत्र चलेगा, या लोगों की आवाज सुनी जाएगी और लोगों की आवाज पर काम होगा। ये भारत देश डेमोक्रेटिक मुल्क है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत चलेगा, ये बीजेपी की डंडाशाही से नहीं चलेगा।
बिल्कुल ठीक है हामिद जी। रमेश जी, जिस तरह से हामिद जी ने भी जिक्र किया, जम्मू में संतुलन बनाए रखने के लिए ही जो डिप्टी सीएम का पद है वो जम्मू को दिया गया है। सुरेंद्र चौधरी उस पद पर तैनात हुए हैं। अब ऐसे में ये भी है कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ये बयान सामने आया है, जिस तरह उन्होंने कहा है कि जम्मू के साथ वो संतुलन बनाकर चलेंगे। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है तो वो पूरी यकीन दहानी कराएंगे कि कोई भेदभाव उनकी तरफ से नहीं किया जाएगा और उतने ही जम्मू के लोगों के हक पे काम करेंगे और अपना जो दायरा है वो मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरह आप इस फैसले को देख रहे हैं? क्या इससे आपकी यकीन दहानी हो रही है या फिर इसमें अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है? देखिए, ऐसा है कि अगर जम्मू को डिप्टी सीएम का पोस्ट मिला है, पद मिला है, कोई खैरात में नहीं मिला है, नंबर एक। और मुझे लगता है जो ये आपके ये प्रवक्ता दूसरे बोल रहे हैं, मुझे लगता है इनके खून में काफी गर्मी है और इसमें इमोशंस बहुत ज्यादा है, वो कंटेंट्स बहुत कम है। मैं इनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब 1900 ये बता रहे हैं कि भाईचारा है, कौन सा भाईचारा है, किस भाईचारे की ये बात कर रहे हैं? 1990 में जब जीनोसाइड कश्मीरी पंडित्स पे हुआ था वो भाईचारा है। और ये बता रहे हैं कि हमारा डिवीजन हमारे खून में है, और इस वर्ड को मैं बड़ा सीरियसली ले रहा हूं। मैं आपसे कंप्लेंट करना चाहता हूं, आप किन लोगों को टीवी पे लाते हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि हमारे खून में है? हमारे खून में भाईचारा है, हमारे खून में कश्मीरियत है, हमारे खून में कश्मीर का डीएनए है। और मुझे नहीं लगता कि ये साहब जो बात कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं। ये शंकराचार्य को कोहिमरान का नाम देना ये इस्लामीकरण नहीं तो क्या है? हारी पर्वत को तख्त शंकराचार्य को तख्त सुलेमान देना ये इस्लामीकरण नहीं तो क्या है? हारी पर्वत को कोहिमरान बोलना ये इस्लामीकरण नहीं है तो क्या है? जब सेक्युलरिज्म की बात की जाती है कश्मीर में तो उसका भी कश्मीराइजेशन किया, उसका भी कश्मीरीकरण किया गया। सेक्युलराइजेशन कश्मीर का मतलब है, कश्मीर का जब सेक्युलरिज्म आ गया तो वो टनल को क्रॉस करते करते कश्मीरीकरण उसका हो गया, जिसमें कश्मीरी मुस्लिम फर्स्ट बोथ इन प्रैक्टिस एंड बोथ इन पॉलिटिक्स। और इसका जो है, जब आप बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहला उदाहरण है कश्मीरी पंडितों का जीनोसाइड 90 में, और एक कौम दरबदर हो गई, 4 लाख लोग आज सड़कों पे आ गए। वो किसकी वजह से आ गए? वो क्यों आ